हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि पिछला टॉपिक हमने अनुवांशिकता पढ़ा था, यानी अनुवांशिक पढ़ा था, आज हम उसी के आगे एक मजेदार और टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र की संरचना। ठीक है, आप सभी को देख सकते हैं। आज हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में हम बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है यानी कि गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, सब कुछ बता देंगे। बहुत मजेदार है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसे सवाल भी आते रहते हैं एग्जामों में। तो यानी कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र जीव की कोशिका, यानी कि कोई भी जीव कोशिका के अंदर केंद्रक में उपस्थित है। यानी कि देखो, प्रत्येक जीव के अंदर कोशिका पाई जाती है बेटा। प्रत्येक जीव के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। और कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। यानी कि जीव की कोशिका के अंदर के केंद्रक में उपस्थित धागे के नुमा की रचनाएं होती है। मतलब जैसे ही केंद्रक यानी कि कोशिका का विभाजन होता रहता है और केंद्रक यानी कि केंद्रक के में उपस्थित कैसी संरचना होती है, धागे के आकार की संरचना होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो कि एक बार और समझ लो कि गुणसूत्र क्या होते हैं, कि गुणसूत्र वे होते हैं जीव की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित धागे के आकार की संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा, खोज किसने की थी, स्टार्सबर्गर ने। कब की थी, 1875 में। किसने, स्टार, ठीक है, स्टार्स और बर्गर। ठीक है, स्टार्सबर्ग ने है वैसे की थी। याद क्या कैसे रखना हमें, स्टार यानी कोई जब टीवी देखते हो स्टार प्लस, स्टार उत्सव, स्टार महोत्सव, ठीक है, तो उसको स्टार्स, ये वाला स्टार्स अलग तोड़ के और स्टार्सबर्ग्स। ठीक है, स्टार्सबर्ग यानी कि बर्गर याद रखो तो आसानी से, मतलब कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्टार्सबर्गर की थी। कब की थी, सन 1875 में की थी। ठीक है, और इसके बाद है कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्डेयर ने, वाल्डेयर ने। ठीक है, विल्डिंग वाल्डेयर। कैसे याद रखना है, इनका शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, 1888 में इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किया गया था बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, अब कोशिका के विभाजन का अध्ययन करते हुए, यानी कि कोशिका के विभाजन का अध्ययन करते हुए किया गया है कि मतलब कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्डियर ने। कब किया था, 1888 में किया था। खोज किसने की थी, स्टार्सबर्गर ने 1875 में की थी बेटा। ठीक है, कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए किया गया है, मतलब जो कोशिका का विभाजन किया गया था उसका अध्ययन करते हुए किया गया था। ठीक है, केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब ये केंद्रक में पाए जाने वाले क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है बेटा, ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाते हैं, जो कुंडलित धागे नुमा संरचना होती है। देखो कैसी है, देखो ये गुणसूत्र बना, ठीक है, ये कैसी संरचना, एक कुंडलित कैसी धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे क्या होता है, इनका रासायनिक संगठन, इनका रासायनिक संगठन में क्या क्या होता है, इनके रासायनिक संगठन में डीएनए, डीएनए लगभग कितना परसेंट होता है, 40% पाया जाता है। डीएनए 40% होता है और आरएनए 1 से 10% पाया जाता है। मतलब डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिकम। ठीक है, अभी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही जल्द। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है 40 से 50%, 40 से 50% हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो पाई जाती है बेटा, यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, 10% पाई जाती है। और ये गुणसूत्र के क्या है, घटक होते हैं, मतलब इनका ये रासायनिक संगठन होता है, संगठक होता है। रासायनिक संगठन अगर पूछ दिया जाए आपसे तो क्या है, डीएनए लगभग 40% होता है
और आरएनए 1 से 10% होता है, आरएनए 1 से 10% होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे बेटा आप सभी लोग। आगे देखो, आगे क्या होता है। अब बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना की। किसकी बात करेंगे? गुणसूत्र की संरचना की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं आसानी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ दिया जाए कैसे लिखना है आप सभी को, कि यहां पर देखो ये हिस्सा दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, यानी इसको बोला जाता है पेलिकल। क्या बोला जाता है? पेलिकल। जो बाहर का आवरण होता है, अगर पूछ दिया जाए कि बाहर के आवरण को क्या बोला जाता है, तो पेलिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेलिकल बोला जाता है, जो गुणसूत्र के बाह्य आवरण कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है बेटा। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो इसके अंदर डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, इनको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और जो ये लंबे लंबे से तंतु होते हैं, इनको गुणसूत्री तंतु कहते हैं, इनको गुणसूत्री तंतु कहते हैं। जहां पर एक गुणसूत्र जुड़ता है आकर के, यानी प्रथम संकीर्ण कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर दूसरा जुड़ता है, उसे द्वितीय संकीर्ण कहते हैं, और तीसरा जो लास्ट में होता है उसको सैटेलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैटेलाइट बोला जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक संकरण में क्या होता है, इसकी बात करते हैं हम। द्वितीयक संकीर्णन। ठीक है, द्वितीयक संकीर्ण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कुछ गुणसूत्रों पर प्राथमिक संकीर्ण के अलावा द्वितीयक संकीर्ण भी पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप गोल घुंडी के समान संरचना, यानी कि जिसके फलस्वरूप गोल घुंडी के समान संरचना दिखाई देती है, उसको सैटेलाइट बोला जाता है। मतलब किसी किसी गुणसूत्रों में क्या होता है कि प्रथम संकीर्ण के स्थान पर, जैसे प्रथम हो गया और दूसरा भी दिखाई दे रहा है, तो ये द्वितीय हो गया, तो इसकी जो संरचना होती है वो किसको क्या बोला जाता है बेटा? सैटेलाइट बोला जाता है। ठीक है, सैटेलाइट बोला जाता है। आगे है तंतु को क्या कहलाता है? यह एक पतली झिल्ली होती है, मतलब जो एक पतली झिल्ली होती है जिसको पेलिकल बोला जाता है, बाह्य आवरण को घेरती रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप सभी लोग। और इसमें क्या होता है कि आधार द्रव्य होता है, गुणसूत्र के अंदर भरे समांगी यानी जैली सादृश्य, इसको बोला जाता है आधार द्रव्य। आधार द्रव्य, ठीक है, और इसको जैली सादृश्य, मतलब सादृश्य क्या दिखाई भी देता है। ठीक है, गुणसूत्री तंतु होता है, गुणसूत्री बिंदु होता है, प्रथम संकीर्ण होता है और द्वितीय संकीर्ण होता है। द्वितीय संकीर्ण से कौन जुड़ा रहता है? सैटेलाइट जुड़ा रहता है। ठीक है, गुणसूत्रीय बिंदु कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम है उसमें से एक आधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10th और 12th, मैं फिर बार बार बता रहा हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, इतनी बात समझ गए होंगे कि ये आवरण क्या कहलाता है। आपको देखो जैसे एग्जाम में लिखते हैं, तो आप एग्जाम में किस तरीके से इसको लिखेंगे कि पहले चित्र बनाएंगे, सारी वो जो हल करना है आपको चित्र बनाकर ही हल करना है। जब तक आप चित्र नहीं बना पाएंगे तब तक आप कोई भी बायो में आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चित्र बनाना आता होगा और सही से बना ले जाएंगे जैसे बना हुआ है, तो आपको इसके भी नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, थ्योरी से नहीं तो चित्र से हल करो, यानी कि उसके अगर नामकरण आपको पता होंगे तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप सभी लोग। आगे इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इतनी बात बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं या कितने प्रकार के पाए जाते हैं, देख लो इनके कार्य क्या होते हैं। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, ये सब आप सभी को पता हो गया है। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने या स्ट्रासबर्ग ने की थी। ठीक है, तो गुणसूत्र यानी कि कार्य क्या होते हैं, ये गुणसूत्र क्या होते हैं बेटा? गुणसूत्र के कार्य। ठीक है, गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं, तो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स, गुणसूत्र पर उपस्थित क्या होते हैं? जीन्स उपस्थित होते हैं, जीन्स। ठीक है,
गुणसूत्र पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं ये आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। मतलब जो ये हमारे जीन्स होते हैं तो ये किसके वाहक होते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनका कार्य क्या होता है कि आनुवांशिक वाहक होते हैं। तो इसी प्रकार से इस कारण गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक होते हैं। गुणसूत्र प्रतिलिपिकरण संतानित से बनते हैं। मतलब ये जो गुणसूत्र बनते हैं इनका प्रतिलिपिकरण होता रहता है। क्या होता रहता है? प्रतिलिपिकरण होता रहता है। इनसे इनका निर्माण होता रहता है। आगे है कि इनमें डीएनए विभिन्न प्रकार के कूट पाए जाते हैं। ठीक है, संदेश निहित होते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? गुणसूत्र के कार्य जो होता है, गुणसूत्र का जीन्स पर पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। आगे बढ़ते हैं कि गुणसूत्र पाए कितने प्रकार के जाते हैं। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे होता है कि गुणसूत्र के प्रकार, यानी कि गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार, तो देखो दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से गुणसूत्र के दो प्रकार होते हैं? एक को क्या बोला जाता है? नंबर एक आता है, एक होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, और जो नंबर दो होता है उसको बोलते हैं बेटा कायिक या स्वजात गुणसूत्र। यानी एक दूसरे वाले को बोला जाता है कायिक या स्वजात गुणसूत्र। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और दूसरा कौन होता है? कायिक या स्वजात गुणसूत्र होता है। तो हम पहले किसकी बात करेंगे? लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे कि सेक्सुअल क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक, अब मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है बेटा? यानी मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो कितनी होती है? 46 होती है, यानी कि 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। और जोड़े कितने होते हैं इसके? 23 जोड़े हो गए। ठीक है, तो यानी कि जो ये होते कैसे होते हैं कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको हेटेरोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेटेरोसोम। इनको क्या बोला भी जा सकता है? हेटेरोसोम बोला जा सकता है। ठीक है बेटा, अब ये क्या होता है कि मालूम इनमें नर एवं मादा, लिंग गुणसूत्र में क्या होता है? नर व मादा। ठीक है, अब नर में क्या होगा, मादा में क्या होगा? नर में होगा एक्स और वाई, और मादा में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये कैसे होते हैं? एक बार और समझो, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? यानी कि 46 पाए जाते हैं। जोड़ी कितने होते हैं? 23 होते हैं बेटा। इनको क्या बोला जाता है? हेटेरोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेटेरोसोम बोला जाता है। नर में कैसे होते हैं? एक्स वाई होते हैं, और मादा में कैसे होते हैं? एक्स और एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए होते हैं। अब देखो, नर में क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा, और मादा में क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा। ठीक है, नर में क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा, और मादा में क्या हो जाएगा? अंडाणु होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी कि इसको देखा जाए तो 22 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखा जाए 22 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यानी कि नर का क्या होता है? वाई वाला होता है, और मादा का कौन सा होता है? एक्स वाला होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए कि लिंग गुणसूत्र में क्या होता है कि कितने क्या होते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करें। अब स्वजात गुणसूत्र यानी कि कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र आप समझ ही गए होंगे कि नर में क्या होता है और मादा में क्या होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि गुणसूत्र कितने कहां पाए जाते हैं। अब देख तो बेटा बात करते हैं हम कायिक गुणसूत्र की। कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं?
ये गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। सिंपल सी बात करूं, इन किसको छोड़कर, लिंग लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों की बात करते हैं, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है बेटा, कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा कैसा सेशन लग रहा है आप सभी को, कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज बात करते हैं आगे हम, अब हम बात कर लेते हैं कि गुणसूत्र किसमें कितने पाए जाते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केरिस में। अगर आ जाए तो इधर साइड में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सामने लिखे दे रहा हूं, यहां लिखे हुए गुणसूत्र है। तो स्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा है तुम्हारा मच्छर, इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। और घरेलू मक्खी, ठीक है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्र कितने होते हैं, 12 होते हैं। और मटर में कितने पाए जाते हैं, 14, यानी कि 6 पाए जाते हैं। तो ये हो गए जोड़ी, कितने, 3 जोड़ी हो गए, ये 1 जोड़ी हो गया, और ये 6 जोड़ी हो गए, और ये 7 जोड़ी हो गए, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और मक्का में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 20 पाए जाते हैं। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 पाई जाती है। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या 18 या 36, जोड़ी हो गया 18, और गुणसूत्र कितने होते हैं, 36। बिल्ली में 38 पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से बेटा चूहा में कितने पाए जाते हैं, 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको इतना नोट कर लिए, फिर आगे बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आ रहा हो सेशन को, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और शेयर भी करते रहिए। और गेहूं में जो तुम्हारे गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा, उसको मिटा दें। यानी कि गेहूं में कितने होते हैं, 42 होते हैं। और खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा में आने के चांस है। और देखो मनुष्य में हमने बता ही दिया, मनुष्य में कितने होते हैं, 46 होते हैं। और आलू में इसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चिंपैंजी में गुणसूत्र कितने होते हैं, 48 होते हैं। आलू, चिंपैंजी और तंबाकू, इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 48 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 48 गुणसूत्रों की संख्या होती है। आगे बात करते हैं घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। और कबूतर इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा कि गुणसूत्र क्या होता है, इसका कार्य क्या होते हैं, यानी कि तो इसी प्रकार से ये हो गया तुम्हारा गुणसूत्र की संरचना बनी हुई कि गुणसूत्र बिंदु क्या होते हैं, गुणसूत्र तंतु क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, द्वितीयक संकीर्ण क्या होती है, और सैटेलाइट किसे कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज करे दे रहे हैं। तो इसमें जो होता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुणसूत्र बिंदु की। ये तुम्हारा गुणसूत्र जो बिंदु दिखाई दे रहा है आप सभी को बेटा, गुणसूत्र बिंदु में क्या होता है, इसे प्राथमिक संकीर्ण भी कहते हैं, क्योंकि सूत्री विभाजन की व्यवस्था में गुणसूत्री पदार्थ अत्यंत पतले हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसे हम प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। तो ठीक है, जैसे इनका विभाजन होता है तो ये कैसे हो जाते हैं बेटा, पतले हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, ये पतले हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो द्वितीयक संकीर्ण होता है, ठीक है, ये कुछ गुणसूत्रों पर प्राथमिक संकीर्ण के अलावा द्वितीयक संकीर्ण भी पाया जाता है।
जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, यानी कि सैटेलाइट का निर्माण होता है। कौन जुड़ा रहता है इससे, सैटेलाइट जुड़ी रहती है। ठीक है, पेलिकल क्या होता है, पेलिकल जो होता है गुणसूत्र का बाह्य आवरण होता है। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या होता है, जो जैली सादृश्य पदार्थ भरा रहता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। गुणसूत्री तंतु क्या होते हैं, जो ये गुणसूत्र लंबे लंबे से दिखाई देते हैं इनको गुणसूत्री तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है आप सभी के सामने। यहाँ तक गुणसूत्र आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।